क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि ये फाउंडेशन न केवल कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समर्पित रूप से प्रयासरत है। फाउंडेशन भारतीय साहित्य और संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये फाउंडेशन अपनी पहचान भारतीय साहित्य और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना चुकी है और इस कार्यक्रम तथा गतिविधियां इसके कार्यक्रम और गतिविधियां न केवल भारत में बल्कि दुनिया के 55 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज और आखिर जैसे समृद्ध कार्यक्रम के माध्यम से ये फाउंडेशन समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने का कार्य कर रही है। इस विशेष रूप से कलम का ये मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जहां पर सम्मानित और चर्चित लेखक हम और कलाकार को हम आमंत्रित करते हैं ताकि वे पाठकों से और चाहने वालों से सीधा जुड़ सके और उन्हें अपने अनुभवों से रूबरू करें। आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि इस सत्र में हमारे साथ लोकप्रिय पत्रकार साहित्यकार श्री मनोज रंजन त्रिपाठी जी का गरिमामय उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति हमें अत्यधिक प्रेरित कर रही है। श्री मनोज जी आज के एक लोकप्रिय और सम्मानित नाम हैं। वे लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी लेखनी और कार्यों के लिए विशेष पहचान बना चुके हैं। उनकी यात्रा दैनिक जागरण से शुरू होकर हिंदुस्तान टाइम ग्रुप, न्यूज 18 नेटवर्क, जी न्यूज इंडिया और ईटीवी जैसे मीडिया हाउसेस तक पहुंची है। इसके अलावा वे प्रसिद्ध फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट 2 गेस्ट इन लंदन के डायलॉग राइटर भी हैं और जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो स्वर्ण स्वर भारत के क्रिएटिव लीड भी रहे हैं। उन्होंने न केवल पत्रकारिता में पुरस्कार जीते हैं बल्कि गायन में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी दूसरी उपन्यास कसारी मसारी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज के इस सत्र में हम श्री मनोज रंजन त्रिपाठी जी को उनकी यात्रा, अनुभव और सोच के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। इस सत्र का संचालन कर रहे हैं हमारे दूसरे अतिथि श्री शशांक जैन। श्री शशांक जैन एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और मेरठ में चौथे पीढ़ी के निवासी हैं जो शहर में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाए हैं। वह 85 साल पुरानी फैमिली एंटरप्राइज सारू स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जो क्रिटिकल मेटल स्पेस में वरिष्ठ उत्पादनों के लिए जानी जाती है। इनके साथ ही वे कई परोपकारी और सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय रूप से संचालित हैं। अब मैं आप दोनों को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। के सामने तो कहीं गलती हो जाए तो वहाँ भी फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो अगर कोई मेरे कुछ ऐसा हुआ हिंदी इंग्लिश में मतलब उसके लिए तो इस बार मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे को मनोज जी जैसे एक्सपीरियंस मतलब ऑलराउंडर नॉट इन हिज ओन फील्ड बट ऑल्सो क्या बताऊँ आप लोगों ने सुनी लिया कि कितनी चीजें मैं तो उसको सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना कर सकता है। और अभी आपको ये नहीं पता कि ये मैंने इनसे पूछ लिया कि ये रहते कहाँ है, रिहाइश कहाँ है इनकी, तो बोला अभी तो 3 जगह पे मेरा पेंडुलम बना हुआ है, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई। तो इतनी इनकी ट्रैवलिंग है
उसके साथ साथ भी अपना पूरे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हम जो बातचीत करेंगे तो इनकी दो किताबों के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे। पहली किताब आई थी इनकी काकोरी कोड। काकोरी कोड मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पर वो काकोरी कोड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द काकोरी कांड, which is the famous Kakori Kand, which is a milestone in our Indian independence movement. तो ये काकोरी कोड जो है इनका अलग नाम है, पर अभी हमारे यहाँ इसको अंग्रेजों ने काकोरी ईस्ट कहा, किसी ने लूट कहा, किसी ने कांड कहा, पर अब नई सरकार ने इसको काकोरी एक्शन और उसके 100 साल इस टाइम बन रहे हैं और बड़े मैसिव स्केल में बन रहे हैं, स्पेशली यूपी सरकार। सो जो काकोरी के बारे में थोड़ा मनोज जी ही बताएंगे। तो काकोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लखनऊ। मैं सिटीज के बारे में बता रहा हूँ, इनकी जो जो ये नॉवेल्स हैं सिटीज को इधर से उधर बहुत ले जाते हैं और स्पेशली यूपी की सिटीज, विच इज वेरी गुड, एटलीस्ट वी कैन रिलेट टू इट क्योंकि हमारी यूपी की भाषा और ये सब। तो काकोरी इज लखनऊ, जिसको इन्होंने करंट टाइम्स में आज 100 साल बाद उसको अडेप्ट किया है करंट से। तो उसके बारे में यही बताएंगे ज़्यादा। दूसरी किताब जो ये कसारी मसारी जो अभी लॉन्च हुई है कुछ दिनों पहले, बहुत चर्चा में नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी है इन ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स में नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी है। ये इलाहाबाद का एक जगह है वहाँ की। तो ये एक लाइव अभी हम 1 साल पहले जो लाइव हम लोगों ने टीवी पे एक मॉडल देखा जो लाइव टीवी पे मुख्यात डॉन का हुआ था, उससे इंस्पायर करके उन्होंने। तो ये दो चीजें हैं, तो ये दो किताबें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले मनोज जी से कहूंगा कि सबसे पहले अपनी किताबों के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर आगे चलेंगे डिस्कशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रभा केतन, थैंक यू मेरठ। किताब बताने से पहले मैं सबसे पहले अपने नाम के बारे में बता दूं। मेरे नाम के साथ ट्रेजेडी है। मेरा असल नाम है मनोज राजन त्रिपाठी, बट पता नहीं क्या चक्कर है, मेरी एयर टिकट से लेकर मेरे बहुत सारे कागजातों में मनोज रंजन त्रिपाठी हो जाता है। जैसे अभी भी मेरा नाम मनोज रंजन त्रिपाठी ही पढ़ा गया, अभी मैं बड़ा यूज्ड टू हो चुका हूं, मेरे लिए न्यू नॉर्मल है मनोज रंजन त्रिपाठी। अब आता हूं कि मनोज रंजन त्रिपाठी पर ही यात्रा खत्म नहीं होती है। मुझे कुछ लोग जैसे अखिलेश यादव हो गए या यूपी के डीजीपी थे ब्रजलाल जी, वो मुझे इससे एक और नाम ऊपर ले जाते हैं, वो मुझे कहते हैं मनोरंजन त्रिपाठी। तो जैसे ही मनोज रंजन आता है मैं बिहार में सेट हो जाता हूँ, जैसे ही मनोरंजन आता है मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेट हो जाता हूँ, और जैसे ही मनोज रंजन आता है मैं सेट ही नहीं हो पाता हूँ, मैं हूँ कहाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने क्या बात करती, मैंने इसीलिए इसको बहुत लाइटली बताया, ये हमेशा की प्रॉब्लम। मैं कभी कभी जब कुछ चीजों को कहता हूं तो मैं कहता हूं RAJAN नॉट N, मनोरंजन नहीं कर रहा। तो खैर आते हैं किताबों पर। मेरी पहली किताब थी कोट काकोरी। कोट काकोरी लखनऊ का मोहनलालगंज एक इलाका है जहां पर एक 33-34 साल की एक महिला की नेकेड बॉडी मिली थी। वो महिला अपना घर चला, पति नहीं था उसका घर चलाने के लिए मे भी इंगेज रहती कुछ लोगों के साथ। तो उसी के अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड जो था उसको ये बात मालूम थी कि हम उसको हायर कर सकते हैं, बट वही बात नो मीन्स नो। तो उसने उसको हायर किया और मोहनलालगंज के पास एक सुनसान जगह है, स्कूल में बुलाया। तो उसने उस औरत ने उस गार्ड को पहचान लिया और उसने कहा नहीं, नो वीडियो। बट वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो चुका था उससे, और उसने अपनी तमाम कोशिशों में उस औरत को एक्चुअली मार ही डाला उसको, और वो मर गई। उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे और रात में इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी उसको कि वो घिसट घिसट के पानी की तरफ जा रही थी।
थी और हैंडपंप पे आकर उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी नहीं है मेरी स्टोरी उसके मरने के बाद शुरू होती है कि उस महिला की बॉडी पर कपड़ा डाले बिना बहुत सारे लोगों ने उसका फोटो खींचा, पुलिस भी वहां पर थी और ये फोटो सबसे पहले मेरे पास आया। मैंने उस समय के डीजीपी विक्रम सिंह को भेजा कि एक महिला जिसकी बॉडी पर कपड़ा नहीं पड़ा है उसकी फोटो कैसे वायरल हो सकती है। आई एम न्यूज़ मैन एक्चुअली, उन्होंने इस बात को माना। बट क्लासिक चीज जो पुरुष समाज है ना, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन पुरुष समाज जो है ना उस बॉडी के कट्स का आनंद ले रहा था जबकि वो डेड बॉडी थी। यहां से मुझे लगता है कि हम किसी की कोख से पैदा हुए हैं, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, लेकिन कैसे एक लाश के भी फिगर का आनंद उठाया जा सकता है। यहां से मेरे दिल में स्टोरी आइडिया आया। इस स्टोरी आइडिया पे मैंने काकोरी का एक वर्ल्ड क्रिएट किया। काकोरी लखनऊ से 18 किलोमीटर दूर जगह है। आपने कभी इंटरनेशनल मेन्यू में भी होगा काकोरी कबाब एक चीज आती है। तो 1921 में काकोरी में ऑथेंटिक काकोरी कबाब बना था। 1924 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, इन लोगों ने ट्रेन लूटी अंग्रेजों से हथियार वाली लड़ाई लड़ने के लिए। 8,000 रुपए का कराना था और एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो काकोरी जो पूरे देश का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा चिकनकारी सप्लाई है। चिकनकारी कपड़ा आप लोग तो सबसे ज्यादा पहनते होंगे। वो काकोरी जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रैकर सप्लाई है, पटाखे बहुत बनते हैं वहां पे। वो काकोरी जो सिर्फ एक तहसील नहीं है लखनऊ की, बल्कि मंगल ग्रह पर एक गड्ढा है जिसको क्रेटर बोलते हैं, उस क्रेटर का नाम भी नासा ने काकोरी रखा हुआ है। तो ये मैंने स्टोरी क्रिएट की उस औरत की, उस बॉडी को लेकर, और फिर कहानी शुरू होती है। एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है और यहां से मैं 3 लेयर चलाता हूं उस कहानी में। उस कहानी में कॉमेडी है, उस कहानी में थ्रिल है और उस कहानी में हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को मुझे बताने के लिए वो काकोरी जो 1921-24 का था, मैंने उसको 2021 में लिखा है। मेरा काकोरी आज का है। वो मैंने इसलिए लिखा कि आज 58 to 60% जो बच्चे हैं वो यंग है, इंटरनेट वाली ब्रीड है बोलिए। अब अगर आप उसको गांधी जी के बारे में बताएंगे तो ये गांधी जी के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे। तो इसको गांधी जी के बताने के लिए आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस पैदा करना पड़ेगा। जब वो टेक्निकल लोचा बताएगा, सब कुछ होगा, तो गांधी भी समझ लेंगे और उनको तरीका समझ में आएगा कि अच्छा गांधी है। अगर उनको अंग्रेजों के बारे में बताना है तो आपको एक भुवन लाना पड़ेगा, एक कचरा लाना पड़ेगा, एक लगान की टीम बनानी पड़ेगी और लगान की टीम क्रिकेट खेलेगी और अंग्रेजों से कैसे हम लड़ाई लड़े थे ये बात बताई जा सकती है। तो ये मेरा तरीका था उसको आज बताने के लिए। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड अ वर्ड एंड दैट नोन एज कोड काकोरी। आज का कोड क्या है, वाई काकोरी। ये कहानी बिकॉज़ सारे मसाले सिंपली आप सब लोगों ने देखा होगा। अतीक अहमद नाम का एक माफिया डॉन जिसके ऊपर 168 मुकदमे, जिसमें 73 मुकदमे सिर्फ हत्याओं के थे, उस पर वो 4 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था। उसके वोट से जब परमाणु डील हुई थी तभी कांग्रेस की सरकार बची थी। भैया आप बोलो, तभी डील हुई थी। हर सरकार ने उसको अपना टिकट दिया। तो मैंने अतीक अहमद पर कहानी नहीं लिखी है, मैंने वो 52 डेज पर कहानी लिखी है जब अतीक अहमद जेल से निकलता है और 3 पत्रकारों की भीड़ में शामिल होकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या किससे करते हैं? वो हत्यारे जिनकी जेब में 900 रुपए नहीं थे, लेकिन 9 लाख रुपए की ऑटोमेटिक जिगाना पिस्टल थी उनके पास। व्हाट इज दिस जिगाना पिस्टल? आप एक बार उसका ट्रिगर दबाएंगे तो 9-10 गोलियां एक साथ चलती है। तो 9 लाख की जो जिगाना पिस्टल थी वो चली टर्की से अजरबैजान से ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए पंजाब में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के जरिए वो पहुंचते हैं अतीक को मारने के लिए। 3 अटेम्प्ट होते हैं। पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है, क्यों किसी को अतीक के मर जाने से
हिंदू वोट इकट्ठा होता है, क्यों किसी अतीक के मर जाने से मुस्लिम यूनाइट हो सकता है, कैसे पुलिस का क्या रोल है उसमें, कैसे एसटीएफ का क्या रोल है उसमें, विपक्ष का क्या रोल है। तो ये जो सवाल उठे थे, क्योंकि पहली बार जिंदगी में किसी ने लाइव मर्डर देखा, तो लाइव मर्डर अपने आप में चिलर पॉइंट है। कैसे आप सनसनीखेज मर्डर आपने देख लिया अपनी आंखों से। इस 12 दिनों की कहानी को मैंने लिखा है दिस इज कसारी मसाली। व्हाई दिस इज कसारी मसाली? कसारी मसाली इज अ जंगल इन इलाहाबाद, बबूल का जंगल, जो 1970s में पूरा जंगल था। धीमे धीमे जंगल काटे गए, रिहायश होती चली गई, लेकिन आज भी कसारी मसाली का 50 एकड़ का जंगल बाकी है जहां पे कब्रिस्तान है। तो अतीक अहमद उसी कसारी मसाली के जंगल में पैदा हुआ था। पहला मर्डर भी उसने कसारी मसाली में किया था 70s में, और जब वो मर गया तो उसी कसारी मसाली के कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो जहां से उसने शुरुआत की थी वही उसका अंत हुआ। दैट्स व्हाई इस किताब का नाम कसारी मसाली। दोनों किताबों में जो मैं समझता हूँ एक कॉमन पॉइंट, आपने जो किरदारों की नेमिंग कन्वेंशन इनका बड़ा ही इनोवेटिव है, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। कुछ नाम उसके बारे में ये बताएंगे, आदमियों के नाम इन्होंने रखे जैसे विकिपीडिया, पपीता, किशन, जो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किशन गोपाल नौचंदी, ये बाद में आएंगे क्योंकि ये मेरठ से इंस्पायर्ड है और कहीं से हो नहीं सकता। तो फिर ये जो फेसबुक पे जो ये डॉन लोग अपने नाम बनाते हैं, कैसे कैसे नाम बनाते हैं, उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। डॉन 1, डॉन 2, शिनचैन, मोगली, जेम्स बॉन्ड, चाची 420, मदर इंडिया, ऐसे अपने आप को हाइड करते हैं। जो ये किरदारों के नाम हैं, इनके बारे में कुछ जरा बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कोलकापुरी में एक कैरेक्टर है दैट इज नोन एज नसीम पपीतेवाला। नसीम पपीतेवाला वाज एक ओरिजिनल बदमाश जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा। नसीम पपीतेवाला इसलिए था क्योंकि बेसिकली पहले वो पपीते बेचता, उसने अपने दुश्मन का गर्दन पपीते वाले चाकू से काट दिया था। दैट्स व्हाई उसको नसीम पपीतेवाला। अब उसमें चांद खुदरा, अब चांद खुदरा जब पैदा हुआ डिलीवरी रूम में, तो मतलब आज तो कलर शेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसका रंग चेरी ब्लॉसम की तरह था। तो मान लीजिए वो चेरी ब्लॉसम हो या वो सुपर वाइट हो, टीनो पाल हो, बच्चा तो चांद ही होगा। तो उन्होंने मां ने उसका नाम चांद रखा, लेकिन चूंकि उसकी चेचक हो गई तो पूरे चेहरे में उसके चेचक के दाग हो गए। तो आप गौर करेंगे कि चूहे जब कपड़ा या कुतर जाते हैं तो उसका चेहरा कुतर गया। तो दैट्स व्हाई दोस्तों ने उसके नाम चांद की जगह चांद कुतरा कर दिया। तो ऐसे वो चांद कुतरा हो गया। और जहां तक रही बात विकिपीडिया की, तो विकिपीडिया वो नाम इसलिए रखा कि कुछ सिपाही होते हैं पुलिस में, और एक सिपाही था जो हर बात की जानकारी रखता था। जैसे मैंने कहा कि जैन साहब को देखकर और इनके ज्ञान को देखकर लगता है इन्हें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर तक जाना है। तो वो जो सिपाही होगा जिसको पास हमेशा ज्ञान रहता है, वो कहेगा हाँ साहब कल इनको नोएडा जाना है, कम से कम 40 किलोमीटर दूर तो जाना है। तो ये वाला जो ज्ञान है, तो इसलिए उस कैरेक्टर का नाम विकिपीडिया। आपने कैरेक्टर और पूछा मुझसे, वो तो मैं किशन गोपाल नौचंदी, वो भी बाद में आऊंगा। अच्छा, उसको जब मेरठ की बात करेंगे ना, हम सही करेंगे उसके बाद। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर गोरखपुर बनारस में पत्रकार हुआ करते थे मुन्ना, उनका नाम मुन्नालाल पत्रकार। वास्तव में एक लेन है, गली है, उसका नाम मुन्नालाल पत्रकार लेन है। बट मैंने पत्रकारिता को बहुत करीब से देखा है और मैं जानता हूं ये छोटे शहरों के जो पत्रकार होते हैं, ये गॉड ऑफ लिटिल टाउन्स होते हैं, भगवान होते हैं वहां के। तो इसलिए मुन्नालाल पत्रकार मेरा पत्रकार है, उस पत्रकार को मैंने वैसे बनाया हुआ है। बाकी जो मैंने लेडी आपसे बात की जिसकी नेकेड बॉडी मिली थी, उसका नाम मैंने रखा है राबिया बसर। अब राबिया बसर नाम इसलिए रखा क्योंकि राबिया बसर इस पूरी दुनिया जब से बनी है, होमो सोवियत के आने के बाद से, तो वो पहली इस्लाम गुरु थी जिनका नाम था राबिया बसर। और मेरा कैरेक्टर इतना सीधा, सच्चा, निर्मल और इतना ईश्वरीय है कि
कि राबिया बसर से बेहतर नाम उसका हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। दैट्स व्हाई उसका नाम मैंने रखा। इसमें आपने जो फेसबुक के जो जैसे गैंगस्टर्स हैं वो जेम्स बॉन्ड का नाम रख रहे हैं, जबकि नाम को नहीं जानते हैं ना कुछ करते हैं, वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग नाम? नहीं सर, वो कहीं से इंस्पायर्ड नहीं थे। दीज आर ओरिजिनल नेम्स। ऐसा हुआ कि अतीक को मारा बाद में गया, पहले अतीक ने उमेश पाल को मरवाया। अगर आप जानते हो कोई एक राजू पाल था विधायक, जिसको अतीक ने 5 किलोमीटर दौड़ा के मारा, उसका गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल बाद में अतीक के साथ काम करने लगा। अतीक जेल चला गया। जब जेल चला गया तो उसकी जो जमीन थी वो उमेश पाल बेचने लगा। बेचने के दौरान पैसा नहीं दे रहा था, तो जेल से अतीक उसको धमकाता था। एक बार तय हुआ कि भाई तुम्हारा पैसा तुमको वापस कर देंगे, शादी में भाभी मिलेगी उनको हम दे देंगे। लेकिन हुआ ये अंत में कि वो पैसा उसने नहीं दिया और उमेश पाल का मर्डर प्लान करना पड़ा अतीक को जेल से। तो जितने 8-9 लोग थे प्लस अतीक की पत्नी थी, इन सारे लोगों ने इस मर्डर के बाद, अगर किसी को याद हो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला दो, मिट्टी में मिला दो, तो अतीक को यह मालूम नहीं था कि विधानसभा चल रही है। तो मैंने वो भी ब्लॉगर सुना है उसका, जिसमें उसने कहा है क्या विधानसभा चल रही है? हाँ चल रही है। बताया करेंगे, गड़बड़ हो गया, विधानसभा बताना चाहिए था, क्योंकि उसको मालूम था विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सरकार बहुत ऊपर चली जाएगी। तो सारे बदमाशों ने अपने मोबाइल हटाए, नए मोबाइल खरीदे, नए सिम कार्ड खरीदे। आईफोन का कौन सा फीचर होता है सर जिसमें बात फेस टाइम, फेस टाइम पे बात करेंगे सब। अब इस फेस टाइम की आईडी क्या है? तो उसमें एक आपने महिला की आईडी बताई, जैसे आंटी नंबर 1 क्या होगा? चाची 420। चाची 420 अतीक की पत्नी है। उसके जो बेटे हैं वो डॉन 1 है, डॉन 2 है, डॉन 3 है। इस तरीके से सबके नाम रख के फेस टाइम की आईडी बनाई, वो लगभग ओरिजिनल है वहां से इस तरीके से। तो ये लोग आपस में बात करते थे, तो जब बात भी करते थे तो कहते थे कि डॉन 2 का फोन आया था और तुम जाके ऐसा काम करो। क्लासिक चीज बताऊं आपको, अतीक का जो बेटा झांसी में मारा गया था, जो इस शूटआउट में शामिल था, वो कैसे पकड़ा गया? उसने मोबाइल भी बदल दिया, सिम भी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, तो पकड़ा कैसे गया? वो फरारी काट रहा था, फरारी मतलब अंडरग्राउंड था, तो कैसे समय काटेगा? तो उसने अपना नेटफ्लिक्स ऑन किया। जब आपको नेटफ्लिक्स ऑन करना है तो लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है। जब लॉगिन किया और पासवर्ड दबाया तो लॉगिन और पासवर्ड तो एक ही था, पकड़ दिया ऐसे। बड़ा आपने तो इंटरेस्टिंग बताया कि एक्चुअल में मैंने समझा कि आपने क्रिएट किया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी कॉमन जो थ्रेड है आपकी दोनों टॉपिक्स में मैंने समझा थोड़ा, वो भाषा है। भाषा आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और एक तरफ तो बड़ी सभ्य है और बड़ी हिंदी कड़क है, और दूसरी तरफ बिल्कुल नेटफ्लिक्स की भाषा है। दोनों साथ साथ चल रही है इस किताब में, और किस तरह से इसको ब्यूटीफुली प्ले किया है वो बहुत अच्छा है। मैं एक डायलॉग इन्होंने जो नेटफ्लिक्स वाले हैं जो हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश के वो हिंदी में ही लिखे हैं। बहुत गजब मत कर दीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, वो बाकी के लिए छोड़ दो। मैडम आप फ्लावर नहीं फायर, ये जो है बताइए आपको याद है? बिल्कुल, वो राबिया पठान। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि यहाँ एक सीन क्रिएट है कि इस हॉल में 50 लोग बैठे हैं और हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। डायलॉग्स एक ऐसी चीज है जो आदमी को सबसे तेजी से जोड़ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आप क्लिष्ट हिंदी, आपको इसमें क्लिष्ट का कहानी नहीं मिलेगा पूरी, एनीबॉडी कैन रीड दिस बुक। इसमें थैनोस भी होगा, इसमें मार्वल की दुनिया भी है, इसमें सब कुछ है। तो जैसे कोड कानूनी जब मैंने लिखी थी तो मुझे कुछ उत्तर प्रदेश की गालियां लिखी, पर वो गाली नहीं लिखना चाहता था। जैसे जब मैं लिखता हूं तो मैं आपको सच बता रहा हूं, विश्वास मानिएगा इस चीज को, कि लिखते समय कभी भी सीन की डिमांड भी हो तो मेरे दिमाग में सेक्स नहीं आता। ये क्यों है नहीं आता, तो ऐसे गाली भी नहीं आती। ये एक ट्रेजेडी है, बता
तो मैंने लिखा उस डायलॉग, हमारा इंस्पेक्टर जो है वो नसीम पपीते वाले वो उस डायलॉग मानता है, कहता है जब तक तुम्हारी जांच पड़ताल नहीं हो जाती काकोरी छोड़ कर जाना, वरना तुम्हारे ड्राई फ्रूट तोड़ देंगे और जिंदगी भर टूटी फ्रूटी बन के काकोरी में घूमते रहो। तो गाली लिखी भी नहीं और गाली समझ भी नहीं आई। मेरा वो इंस्पेक्टर जो है उसका नाम अशफाकुल्लाह बिस्मी है। तो भूरेलाल यादव एक नेता है जो बहुत आंदोलन कर रहा है बेवजह में गाय को लेकर। तो एक बार जब वो बहुत गुस्सा जाता है अशफाकुल्लाह बिस्मी, तो भूरेलाल यादव से कहता है यार मुझे लगता है तुम्हारे कमोड में हाथ डाल के तुमको भटकना ही पड़ेगा। तो कोई गाली नहीं है इसमें, बट दिस लाइफ। अब आते हैं कसारी मसाले। कसारी मसाले में करीबन 1200 ब्लॉगर मैं कहूंगा बता दूं आपको कि रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग, तो जो एसटीएफ या पुलिस विभाग जो करता है रिकॉर्डिंग वो सुने। तो अतीत जब कुछ बोलना शुरू करता है ना, तो चौथा शब्द तब आता होगा जब गाली आती है। तो मैंने पब्लिशर्स को वो सारे ब्लॉगर्स सुनाए, कुछ सुनाए, ये सुनिए ऐसा सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि सब लेडी थी, 10 लाख पब्लिशर है मेरा, सब लेडी है और अच्छे तरीके से बातें कर रही है सबके साथ। और आजकल आप जहां भी जाएंगे पब्लिशिंग की जो हेड्स है वो सारी लेडीज हैं। For a reason. अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देन मैं एडिटर्स है कि मनोज जी इसमें गाली चाहिए। मैंने कहा देखिए, मैं गाली लिखूंगा तो फिर मैं एक तो खुद यूपी का हूं, दूसरा मैं कानपुर का पैदा हुआ हूं, तीसरा बनारस को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। अब इसके बाद मैं पत्रकार रह चुका हूं और लखनवी में तभी नफासत ला पाता हूं जब बहुत ही गरिष्ठ और वरिष्ठ पैटर्न चलती है। अदरवाइज मैं ऐसे ही बात करता हूं जैसे मैं बात करता हूं। तो उनका कुछ भी हो, जैसा भी हो, मुझे वैसी गाली चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अतीत जब भी आया है गाली है, जब भी आया है गाली है। तो ऐसे बता रहा हूं, तो गाली आई तो एक गाली में, उस गाली में हमेशा आखिरी में बड़ी की मात्रा लगती है। लेकिन यूपी का एक हिस्सा है जिसमें कभी कभी बहुत गुस्से में उस बड़ी को ओ में लगाया, वो जो लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है उसकी जगह वो ओ भी लगाए। आप बताएगा। तो यही तो इनकी कला है कि ये एफ वर्ड को कैसे बता रहे हैं आपको कि इसमें सब है। देखिए वही बात है। अगर मैं अभी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगा तो अच्छा किसी को खराब नहीं लगेगा, पर जैसे मैं हिंदी में आऊंगा चला खराब लगने लगेगा। जबकि हम बैठते हैं, ओटीटी पर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ दिखता है, सब कुछ आता है सामने, कहे कोई कुछ भी ले, देख तो सभी लेते हैं। तो जब वो ओ की मात्रा आई तो जो मेरी एडिटर मुझसे लगातार बात कर रही, जो एडिट कर रही है, वो कहती है मनोज जी वो एक गाली में ओ की मात्रा आ गई। मेरी शी वाज कंफर्म कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ गई। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है इलाहाबाद वाला, वहां पे कभी कभी बहुत गुस्से में ओ की मात्रा लगाई जाती है। तो मुझे मतलब करेक्ट है ना ये? मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और हमारा उसका कन्वर्सेशन जब डायलॉग्स का चलता था तो वो हमेशा गाली जंप कर। और सबसे बड़ी बात, मैं आज आपको सच बात बता रहा हूं, कम से कम 200 महिलाओं ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मेरी किताब की समीक्षा लिखी है और उन सब लोगों ने उस किताब की भाषा की तारीफ की है। ये वो किताब है जो सिर्फ 12 घंटे में देश की नंबर 1 किताब हो गई थी, 100 बेस्ट सेलर में नंबर 1 थी। और जिस बेस्ट सेलर को उसने हटाया, जिस बेस्ट सेलर को उसने हटाया था वो पिछले 2.5 साल से नंबर 1 थी। दैट वाज येलो फेस, अमेरिकन ऑथर की किताब थी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि बड़ी नेचुरल किताब है भाषा के पॉइंट, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, चलता है इसका मतलब। और जब मेरी एडिटर, सारी टीम, पूरी 20 लोग बैठे हुए, कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब चलता है। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि अगर मैं अगली किताब लिखूंगा ना तो सर मैं गाली नहीं लिखना चाहता। मुझे लगता है कि एक ऑडियंस है जिसको मैं कैटर कर नहीं पाता हूं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये जो 50-60% का जो बच्चा है ना,
ये बच्चा गाली से ऐसे यूज टू है कि एक गाली तो ऐसी हो गई है जिसके नाम पर चैनल भी बने। तो इन्होंने गालियां लिखी है, एफ वर्ड का यूज किया है, पर इफेक्टिवली यूज किया है, जैसे उन्होंने बताया। पढ़ने में एक बार, क्योंकि मैं भी हिंदी कम पढ़ता हूँ, पढ़ने में एक बार लगा, पर फिर लगा कि हाँ नेटफ्लिक्स का जमाना है, हम लोग देखते हैं, तो इन्होंने जो किया वो ठीक ही किया, और आज की तारीख में कोई इसको बुरा नहीं मानता, धीरे धीरे ये हो जाए। और इन्होंने ये जो गालियां हैं, इनको चाहे बुंदेलखंडी रूप में हो या पंजाबी में हो या जहाँ की भाषा का जैसे उसका अधिकार है वो भी कर रखा है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स वहाँ के वो बोलेंगे वैसे, तो इन्होंने वैसे ही किया है। मैंने 6 महीने पंजाब के गुरदासपुर पाकिस्तान बॉर्डर से लेके इलाहाबाद मेरठ आके आया हूँ। मैं 6 महीने रहा हूँ इन इलाकों में, एक चीज मैंने देखी है, समझी है, वहाँ की भाषा समझी है, वहाँ की चीजें समझी है। मैं हर जगह नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पहुंचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और तब वो भाषा निकलेगी। एक इन्होंने डायलॉग इसमें बता रहा था कि करंट में जो सिगरेट पीते हैं और तंबाकू खाते हैं, जो पान पराग खाते हैं, उनके वो, क्योंकि आजकल के जो जितने भी डॉन हैं तो सब पान पराग ही खाते हैं, तो उन्होंने उसको लिखा जिंदगी का मजा फू करने में नहीं, रुझो करने में। एक जगह इन्होंने और भी लिखा है कि जब जो ATF की जो इंचार्ज होती है, उसके जो अपने बॉस को कुछ वो कह देती है, या बॉस उससे कुछ कह देता है कि तुम सीनियरिटी नहीं समझते क्या मेरी, तो बहुत क्या कहती है जो लड़की होती है, then let me feel the fragrance of your seniority sir। let me feel the fragrance of your। तो ऐसे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने किए। अब इसकी जहाँ तक हिंदी की बात है, पर इंग्लिश का भी जो इंग्लिश पढ़ते हैं अट्रैक्ट करेगा। इन्होंने 50 Shades of Grey का एक सब सेक्शन बनाया है, but that 50 Shades of Grey has got nothing to do with what we relate as a English। It has got some, it is very interestingly put that आपको लगता है कि 50 Shades of Grey जहाँ आपने किया उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि कुछ देर तक मैंने कह चुका हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो दिमाग में सेट नहीं आता कि एक सेक्स का सीन भी डाल देते हैं, नहीं आता। तो 50 Shades of Grey मैंने पढ़ी भी है, मैंने देखी भी है, और 50 Shades of Grey का मतलब आदमी यही समझता है, पर मेरा टेक क्या है 50 Shades of Grey का। एक्चुअली ऐसा क्या है कि जब मुगल काल था, अकबर का जमाना था, उस वक्त देश में कन्वर्शन बहुत तेजी से चल रहे थे। मैं अपनी बात को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उस वक्त बनारस के घाट पे एक राइटर बैठा हुआ था, उस राइटर ने कैरेक्टर क्रिएट किया और कैरेक्टर क्रिएट करते करते एक ऐसी कहानी क्रिएट कर दी जिससे जितने हिंदू बच सकते थे उस कन्वर्जन से, वो बचने के लिए एक हो गए। एंड दैट वाज गोस्वामी तुलसीदास, इस देश की सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले। बट अब आइए उस पर देखो, उसमें केकई ने माइंड गेम खेला, 120 बीज उसको बोलते हैं तार्किक भाषा में, साजिश करना। यही माइंड गेम भगवान राम भी ग्रे में आते हैं, जब वो बाली का प्रकरण हो रहा है। रावण ने अपहरण भी किया, बट रावण ने सुपारी गिनिंग भी दिलाई, किसको? मारीच को। कैसे? उसको सोने का हिरण बना के भेजा कि तुम उनको लेके आओ, उनको ऐसा। तो ऐसे ही आप वहां भी चले जाइए, महाभारत में भी चले जाइए, तो युधिष्ठिर हो या भीष्म हो या जितने भी लोग हो, युधिष्ठिर भी, भीष्म पितामह भी और गुरु द्रोण भी, ये सब ग्रे कैरेक्टर, ये सारे ग्रे। आज की तारीख में कोई लगाए तो महिला को दाव में तो ग्रे है ना। तो मेरी कहानी मतलब मेरे पीछे का मतलब ये है कि 2 तरीके के कैरेक्टर होते हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट। लेकिन जब व्हाइट और ब्लैक दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो एक नया शेड बनता है, दैट इज ग्रे। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी इस तरीके की कहानियां होती हैं, इसमें सबके सब विलेन है, और जो सबसे बड़ा विलेन है वो उस कहानी का हीरो है। तो वी आर ग्रे। हमें मालूम है कि सनी लियोनी को कहां से ढूंढना है, हमें मालूम है कि पोर्न कैसे ढूंढी जाएगी, हमें मालूम है कि फला वेब सीरीज को बच्चों से बच के देखना है या बच्चों को माँ बाप से बच के देखना है। हम सबके अंदर एक ग्रे है। आप डाइनिंग टेबल पर पूरा खाना लगा दीजिए तो भी एक नमक की शीशी रहेगी, पूरा खाना हटा दीजिए तो भी नमक की शीशी वहां रहेगी। ये एक साल्ट है, ये साल्ट हम सबको चाहिए। इट्स ऑल अबाउट सोडियम।
हमें अपना सोडियम परफेक्ट रखना है। हम सबके अंदर एक ग्रे है। That's why we thrill, हमें थ्रिल होता है। कभी थ्रिल कहानी से, कभी सेक्स से, कभी भाषा से, कभी कैरेक्टर से। अच्छा लगता है। आज की तारीख में एनिमल जैसी थ्रिल चलती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने तरीके से एक्सप्लोर समझाया, 50 शेड्स ऑफ ग्रे आपने क्यों यूज किया। इस जहां ये एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहां इसी किताब में आपको सुंदरकांड का रेफरेंस मिलेगा। हिंदुत्व के भी बहुत अच्छे से इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, अगर आप बताना चाहेंगे जो हिंदुत्व का, जब मैं आपको इसकी मार्क कर ऐसे ही ठीक है ना। तो थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा सा कि कैसे आपने इसको सारी चीजों को एक साथ चला रहे हैं बिल्कुल। और एक्चुअली ऐसा है कि इसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स शामिल है। दिल्ली अतीत को संरक्षण दे रहा है और उत्तर प्रदेश अतीत को मारना चाहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री सुंदरकांड को, एक्चुअली ये मेरा टेक है, मैं सुंदरकांड को, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो उनका स्तुति कांड है। मनोज लाल त्रिपाठी गाते भी है, मनोज लाल त्रिपाठी क्रिकेट भी खेलते हैं, मनोज लाल त्रिपाठी लिखते भी है, मनोज लाल त्रिपाठी पत्रकार भी। गाथा चल रही है, मेरी गाथा चल रही है, तो हनुमान जी की गाथा पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि बजरंग बली का संघर्ष है। स्टार्ट फ्रॉम दैट। जैसे ही वो चलते हैं, सबसे पहले सुरसा मिल जाती है उनको, सबसे पहले सुरसा मिल गया। अब उन्होंने सुरसा को नीचे खींच लिया, तो वो कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे सीता जी के पास जाना है। अब वही हनुमान जी वहां से किसी तरीके से छूटकर पहुंचते हैं, तो वहां पर मेघनाद आ जाता है। मेघनाद उनके लिए ब्रह्मास्त्र मारता, ब्रह्मास्त्र को बच जाते। लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने खुद को बेहोश कर दिया। अब बेचारे बेहोश नहीं किए जाते। वो बजरंग बली जो भगवान राम की रक्षा करना चाहते, हम सबकी रक्षा करते, वो बजरंग बली की पूंछ भी आगे लगा दी जाती है। मतलब बजरंग बली के संघर्ष का वो चालीसा नहीं है। तो ये जब अतीक का लौका पकड़ा गया है, तो उप मुख्यमंत्री आता है और उप मुख्यमंत्री आकर कहता है कि अतीक के लड़के को सरेंडर करा, मारते नहीं। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से कहता है कि आप ना सुल्क रखाएं, आप सुल्क रखाएं, आप महिला भी हैं और आप राक्षस, आप किसी भी एक तरफ नहीं है। आपकी गाथा जब भी आएगी, आप महिला का सम्मान भी नहीं पाएंगी और राक्षस के तौर पर मारी भी जाएगी, कभी याद भी नहीं रखा जाएगा आपको। जगह जगह पर आपको मेरा मुख्यमंत्री सुंदरकांड का या रामचरितमानस का बखान करता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वो अपनी पूरी बात समझा जाता। आज एक जगह पूछता है कसानी कसानी का, तो दादा साहब बनारस में, सॉरी इलाहाबाद में ऐसी ऐसी जगह है, तो बोले दशहरा होता, रामलीला होती है वहां। बोले नहीं, रामलीला तो नहीं होती सर वहां। बोले इस बार वहां रामलीला होगी। रावण का पुतला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुतला बनेगा। उसको ऐसे जलाएंगे कि उसकी राख बटोरने वाला भी कोई ना बचे। Now between the lines, feel the fragrance of that dialogue कि क्या मतलब है इस पूरी बात का कि कसाई कसाई में भी रामलीला होगी, रावण जलेगा, लेकिन रावण की राख बटोरने वाला कोई होना नहीं। बहुत 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 बढ़िया। अब क्योंकि हम सब सो अभी जब इन्होंने ये किताब लिखी तो इन्होंने खुद इसमें लिखा है कि मैं 3 शहरों की मैंने यात्रा करी, कुछ दिन स्पेंड करे, जिसमें इलाहाबाद, मेरठ और पंजाब। तो हम थोड़ा मेरठ के बारे में, उसके सारे के बारे में जानना चाहेंगे और मेरठ के बारे में भी जानना चाहेंगे। स्पेशली मेरठ में से इंस्पायर होकर मैंने बताया, उन्होंने मंत्री का नाम नौचंदी रखा है, कुछ का नाम नौचंदी रखा है। और फिर इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें चैप्टर है which is killer tomatoes and hot potatoes in Meerut. This is the most interesting chapter. This and where tomato pistol is used. खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब मेरठ के बारे में भी बताइए कि हम चाहेंगे कि आप यहाँ से
एक्चुअली अतीक का जो मर्डर हुआ है, इसको जो आर्किटेक्ट किया है वो तो यूपी से हुआ है, इसको जो डिजाइन किया है वो पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू बुलंदशहर आपको पास में इरफान खुर्जेवाला यही का रहने वाला है, और इरफान खुर्जेवाला द बिगेस्ट वेपन सप्लाई इन इंडिया, वो जिगाना उसने सप्लाई किए थ्रू पाकिस्तान। तो लॉरेंस बिश्नोई की इसके जरिए शुमारी गई है, बुंदेलखंड के मारा है। मेरे जेल में मुन्ना बजरंगी का कर्ज था। तो क्लासिक चीज समझिएगा कि मुन्ना बजरंगी को मारा किसने? अनिल लाठी ने, जो उम्र कैद की सजा काटा। यानी एक कर्ज में आप कितनी बार सजा देंगे? उम्र कैद हो चुकी है ना, दोबारा कर देंगे तो उम्र कैद चली गई। उसने क्या किया? उसने मुन्ना बजरंगी को मारते ही उसके हाथ से वो पिस्टल जेल के बाहर चली गई। अब ये सब मैंने, दूसरी पिस्टल उसके हाथ में आ गई, वो पिस्टल उसने गटर में फेंक दी जो 4 महीने बाद मिली। अब मुन्ना बजरंगी की बॉडी में जो बुलेट मिलेगा वो किसी दूसरी पिस्टल का है, और जो पिस्टल मिलेगी वो कोई दूसरी पिस्टल है, तो फॉरेंसिक मिलेगी नहीं। अपनी बात समझ रहे? हर गोली का, जो भी बंदूक होती है, उस गोली का एक फॉरेंसिक स्क्रैचेस आते हैं गोली में, क्योंकि गोली यूं घूमती है बैरल के अंदर से हो जाती है, सबके अपने फॉरेंसिक स्क्रैचेस होते हैं, वो नहीं। अब आइए हॉट पोटैटो, तो किलर टोमेटो। हॉट पोटैटो ये अपने आप में एक कहावत है, बेसिकली यूएस में इस्तेमाल की जाती है कि एक ऐसा विषय जिस पर कोई टिप्पणी न की जा सके, दैट इज नोन एज हॉट पोटैटो। तो इसमें गृह मंत्री हैं, जेल में बैठे हुए कैदियों को रिहा किया जा रहा है। उसी वक्त अतीक अहमद पूर्वांचल के आलू भून के कड़वे तेल और हरी चटनी में डाल के जाता है, साहब ये आलू खाई, भुना आलू खाई। पर अब मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में मेरी रंगबाजी खत्म हो गई, इसको वापस कैसे लाएगा? तो गृह मंत्री कहते हैं हॉट पोटैटो जानते हो? तो वही जिसने भुना आलू दिया है वो कहता है 10 आदमी क्या होता है? तो बोले भुना आलू इसी को कहते हैं। तो बोले कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर बहुत दिक्कत है ना, तो दिवाली पर दिवाली वो जीतता है जो सबसे आखिर में 10,000 वाली लड़ी उड़ता है रात में 2 बजे, पूरे इलाके को धुआं कर देता है। तो जाओ 10,000 की लड़ी फेंको, धुआं कर दो इलाके को, तुम्हारी रंगबाजी फिर वापस आ जाएगी। तो आप देखिए उमेश पाल का जब मर्डर हो रहा है तो गुड्डू मुस्लिम नाम का जो आदमी है वो झोले से बम निकाल के केवल ऐसे ही फेंक रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, केवल फेंक रहा है। जानते क्यों? ग्रेंजर क्रिएट करने, ऐसे मारता है अतीक जमाना। ये मसला है। दैट्स व्हाई इट्स हॉट पोटैटोस, किलर टोमेटो। वो जो पिस्टल जिससे मुन्ना बजरंगी मारा गया वो टमाटर की जरिए है, टमाटर के बोरे में रख के गए। दैट्स व्हाई इट्स किलर टोमेटो। तो उस चैप्टर का नाम है हॉट पोटैटो किलर टोमेटो। हॉट पोटैटो किलर टोमेटो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो पिस्टल की बात करते हैं, कौन सी? जिगाना। तो जहां वो जिगाना पिस्टल की बात है, वो भी है बड़ा, उसमें कैसे मैं पढ़ देता हूँ। जिगाना हाथ में ही बुंदेलखंडी व्लादिमीर पुतिन हो गया, पूरी दुनिया उसे जेलेंस्की नजर आ रही थी। अब जो सुपारी किलर है जिसने कट्टे से अलावा कुछ नहीं कभी देखा होगा, उसके आगे 9 लाख रुपए की जिगाना, वो भी ऑपरेट। जिगाना हाथ में आते ही बुंदेलखंडी व्लादिमीर पुतिन हो गया। समझ रहे हैं आप? रूस का वो हो गया, व्लादिमीर पुतिन हो गया, पूरी दुनिया उसको जेलेंस्की नजर आने लगी। ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि मानो फौरन यूक्रेन पर हमला कर देगा। बेशक बुंदेलखंडी ने विकी से पूछा, भाई मजा आया, जल्दी बताओ पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग कर। तो ये इस तरीके से ये कहानी, मतलब मेरी कहानी में आप हंसेंगे जरूर, चाहे कितनी भी सीरियस कहानी है। एक्चुअली है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं देख रहा हूं जब हम फिल्म स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे आती थी तुम कब जाओगे, तो ऐसे नहीं लिखी। मैं कुमार मंगल, अश्विनी धीर जो उसके डायरेक्टर थे, मैं कार में चले जा रहे थे और गणेश उत्सव का समय चल रहा था, रात का करीबन 3 बजा था। जो गणेश के पंडाल थे वो सब गणेश जी अकेले बैठे। तो मैं गुरु देखो पूरे दिन गणेश होता रहता, बेचारे इसमें सन्नाटे में बैठे हुए,
तो अश्विनी जी कहता है गुरु बिल्कुल सही है, ये जिस दिन विसर्जित किए गए ना उस दिन खुद ही गए, थैंक गॉड। तो मैंने शरद जोशी की कविता पढ़ी कि इनके लिए कहा जाता है कविता, तो वहां से वो शुरू हुई। केवल कविता नहीं आती, वो फिल्म में, लेकिन जब हम फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब उसका स्क्रीन पे लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है, तो सबके हाथ मोबाइल है ना, ये बड़ी जालिम चीज है। तो हम एक एक सीन वैसा लिखते हैं ताकि कोई आदमी अपना फेसबुक का नोटिफिकेशन ना देखने पाए, व्हाट्सएप पे ना देख। अब तो भाई साहब जीना मुश्किल हो गया है। रील, आप अपने घर में घुसेंगे तो सबसे पहले गार्ड वो देख रहा होगा, आपकी खाना बनाने वाली देख रही होगी, बाकी छोड़ दीजिए सर, हाईवे पे लोग गाड़ी चला रहे होते हैं रील देख रहे होते। देन मैंने उसको माइनस नहीं किया, मैंने उसको दूसरा चैलेंज लिया। मैंने चैलेंज लिया कि मेरा एक पेज जो किताब का होगा वो एक रील होगा। मैं आखिरी की लाइन उसको ऐसी रखूंगा कि यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू टर्न द पेज, तो मुझे पेज टर्नर बनानी है। तो मैं हर पन्ने पे कुछ ऐसा छोड़ूंगा आखिरी में कि आपको अगला पन्ना पलटना पड़ेगा, ताकि अब मेरी ये किताब, और मैं सच बता रहा हूं, मैं केवल मैंने लिखी है इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझसे सारे लोगों ने कहा, किसी ने इसको 5 घंटे में खत्म किया है, 6 घंटे में खत्म किया, किसी ने 2 दिन में खत्म किया, लेकिन जब खत्म किया है तो सिंगल स्टिक में किया है। तो सिंगल स्टिक वो मैंने इसी से रील से ही ली ये चीज, रील से ही ये चीज। ये बिल्कुल ऐसी ही किताब है, तो और मैंने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, और लगता तो है पूरी किताब में नहीं, पर जिस पूरी में पढ़ता चला गया इसकी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मनोज जी किताब लिखा पत्रकारिता के बारे में डाली, तो इन्होंने एक पत्रकारिता का कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, शराब की बोतल देता गया, उसके बारे में इन्होंने कहा कि पत्रकारिता का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बताइए जी। एक्चुअली क्या मैं आपको बताऊं, जैसे आपने एक बच्चा था प्रिंस, वो नलकूप के गड्ढे में गिर गया था, नलकूप के गड्ढे में गिर गया था, कितनी सनसनी हुई थी, फिर मिलिट्री आई। एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था कि बच्चा गिरा और मिलिट्री आ गई, टीवी ने उसको बड़ा खबर बना दिया, सब कुछ हो गया, अच्छी बात। टीवी ने सांप बिच्छू भी दिखा दिया, रात नागिन भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। टीवी ने आखिर में अतीत का लाइन मोटर भी दिखा दिया, ये सब कुछ दिखा दिया। क्लासिक चीज ये थी कि अतीत जब लाया जा रहा है गुजरात में, तो झांसी के आसपास उसको टॉयलेट जाना था। अब आप दिल्ली का प्रेशर नहीं समझते हैं, दिल्ली को लाइट चाहिए, बने रहो, लाइट चलता रहे, फोन पे आवाज आती है, जी सर जी सर। अब जैसे ही वो एक जगह गाड़ी रोकी गई, वो टॉयलेट करने के लिए उतरा, तब तक यहाँ वाले रिपोर्टर ने कहा सर रुक गया। बोले अच्छा दिक्कत ये थी, लोगों को लगा जीना पड़ जाए, मार ना दिया जाए, तो लगातार लाइव में बना हुआ था। उसने कहा हाँ ठीक है लाइव दिखाते रहो। अब कैमरामैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, कैमरामैन को दिखाना ही दिखाना है, वो चीज छूटनी चाहिए, आखिरी गर्दन उसी की है। तो कैमरामैन ने जैसे वो शुशु करने रुका, कैमरामैन छाप से पूरा फोकस उसी पे मार, पूरा फोकस उसी पे मार, और वो अतीक अहमद नाम का आदमी लुंगी उठा के टॉयलेट कर रहा है, और चैनल के स्क्रीन पर चल रहा है सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल ऑन द चैनल। अब मैंने उसको इस तरीके से लिखा है कि भगवान नारद भी अगर आज की तारीख में होते और क्षीर सागर में लेटे ब्रह्मा जी भी विष्णु जी भी उनसे पूछते कि क्या खबर है, तो आज वो कैजुअल लीव ले चुके होते कि मैं ऐसी खबर तो नहीं बताता। संजय जो थे, जो क्या नाम था उनका, दलराज को भी आज नहीं खबर बताता, बोले आज साफ नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बता, मैंने एसपीसी का नाम लिखा, पहले आज तक नाम का जो चैनल था वो उस पर आता था, आधे घंटे का बुलेटिन था। उन्होंने न्यूज चैनल को एक तरीका बताया कि आप 24 घंटे का न्यूज चैनल हो सकते हो। तो उसमें मैंने लिखा कि एसपी सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि आधे घंटे के उस चैनल को वो 24 घंटे का चैनल दिखाएंगे, और किसी जमाने में ये 24 घंटे का चैनल स्क्रीन पर सिर्फ घंटा दिखाएगा। तो ये सटारिक वे है, अपनी बात कहने का तरीका है। मैं खुद चैनल में रहा हूं, ये सारे तरीके हैं, इसीलिए टेलीविजन के सामने अब क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो गया है। पहले टेलीविजन प्लस पॉइंट इसमें था कि अखबार से एक दिन पहले खबर दे रहा था, लेकिन आज क्रेडिबिलिटी 0।
मनोज जी आपसे बात करने का तो अभी मन नहीं हो रहा है, पर वहां से सिग्नल आ रहे हैं कि मुझे बट बिफोर वी एंड दिस वंडरफुल डिस्कशन, ये जो लाइव मर्डर के ऊपर किताब लिखी कि जब आतंक खत्म होता है उसके बाद जो एक फीलिंग होती है सोसाइटी में, उसके ऊपर मनोज जी लिखा, मैं सोच रहा हूँ ये बड़े तो अच्छा है। सॉरी मैं 15-20 दिन से नहीं पानी हो। समुद्र मंथन से अमृत निकला और देवताओं ने अमृत कुंभ इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में छिपा दिया, इसीलिए कुंभ है, संगम में छिपा दिया। अमृत का आचमन करने करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें साल कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहां अमृत है, 12 साल बाद वो अमृत फिर आता है, फिर लेके आते हैं। कौन समुद्र मंथन डुबकी लगाते हैं। संगम जल हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र है जितना काबा का आबे ज़मज़म और वाटर ऑफ वेटिकन, नाइल, वोल्गा, मिसिसिपी और अमेजन बेहद खास है। मगर संगम किनारे मोक्ष नहीं बल्कि परम मोक्ष के लिए लोग कल्पवास करते हैं। खुद को प्रधानमंत्री कहने वाले अतीक अहमद से अब इलाहाबाद मुक्त हो चुका था। मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली चंद्रकली भगवान पर फूल चढ़ाती थी। आलोक साहू की बेवा बेखौफ दुकान पर बैठती थी। फहद और वली की शिकार लड़की अपने पापा और छोटी बहन के साथ मुंबई से इलाहाबाद अपने घर लौट आई थी। जैद अब अपनी बहन की कब्र पर रोज फातिहा पढ़ रहा है। ये वो सारे लोग हैं जिनके लोगों को देख नहीं पा रहा था। इसमें क्लासिक चीज है, ये काफी फेमस भी हुआ था। मैंने एक चीज लिखी है कि भगवान पर गुलाब चढ़ाने से वरदान मिले न मिले, लेकिन माफिया की गन वरदान दे न दे, मौत जरूर दे सकती है। दूसरी चीज मैंने लिखी है, ये मेरा थॉट है और बड़ा पुराना थॉट है कि जिंदगी की क्लोजिंग हर 31 मार्च को नहीं होती। इसके लिए वक्त गुजारना पड़ता है और आपके हिसाब और किताब के हिसाब से भगवान इसका आइडिया एक दिन तय करता है और फिर फाइनल हो जाता है कि आप कितना इनकम टैक्स देने वाले हैं। 10 गोली खाएंगे, 20 गोली खाएंगे, उम्र कैद पाएंगे, मर जाएंगे। बहुत बढ़िया मनोज जी, इट वाज वेरी नाइस एंड बिफोर वी एंड, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। वी होप कि आप यू टच glorious heights, especially in Bollywood, and we have a chance again to meet you there. Thank you. All the best and अच्छा, now we'll open the floor for questions. किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप सर, ये किताब सबने 5 घंटे में और एक सिटिंग में खत्म की है, पढ़ी। आपको लिखने में कितना समय लगा था? सर मैंने वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, अभी 23 में आई थिंक ये एनकाउंटर में मारे गए जी। सर मैंने बेस रेडी बिफोर दैट ऑन द लेटर। नंबर एक बात तो ये है कि करीबन 4 महीने का तो रिसर्च था और चूंकि मैं बिहार भी गया, मैं पंजाब भी गया, मैं बहुत सारे माफिया से मिला जिसके नाम लिए और उनसे मिल भी चुका। पुलिस के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, सबने सारी चीज बताई। सारी चीजों को पुख्ता करके मुझे एक पूरा ताना बाना ढूंढना था। Then I decided कि मुझे अतीक नहीं लिखना है, मुझे 52 दिन की कहानी लिखनी है। सवाल यही है कैसे मारा, किसने मरवा दिया, कहां से बंदूक आई होगी, कैसे ये लड़के आए होंगे, क्या होगा, इन सवालों के जवाब लिखती है। तो 4 महीने करीबन से रिसर्च हुआ है और लिखने में मैंने इसके 6 ड्राफ्ट लिखे हैं। मैं अपने ड्राफ्ट खुद ही बदलता रहता हूँ। मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि हो सकता है मैंने 60 पेज लिखे, मैं कंट्रोल ऑल करके डिलीट मार। मुझे लगता है मैं संतुष्ट नहीं इस चीज से। चाहता तो मैं उस चीज को ठीक रेक्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता, मुझे फिर से उसको लिखना होता है। तो शायद रिसर्च के बाद लिखा, टाइम लेके लिखा, इसलिए शायद वो इतनी टाइट कॉपी बन सकी कि लोग 5 घंटे 6 घंटे में उसको खत्म कर देते। अगर जरा सा भी झोल झाल लूज होगा तो काम खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, शायद ही ऐसा कोई यंत्र होगा जिससे मैंने मार न खाई। मतलब
बेल्ट, स्कूटर, अगर किसी ने स्कूटर चलाई तो गियर वायर होता है, तो गियर वायर में सर एक मक्खी लगी होती किनारे में, छोटी सी, उस तरफ से भी मार खाई है। एक हमारी नानी के घर में दुर्गा माता की मूर्ति गेट के बाहर लग रही थी, उनके लिए मुरादाबाद से त्रिशूल आया, वो त्रिशूल से भी मार खाई, हथौड़ी भी खाई है हाथ में, थप्पड़, कंटा, बाल खींचना, ये सब छोटी चीज है। मैंने मेंस प्रीलिम सब पास करके इंटरव्यू पास किया, तो वो जो मार पड़ी है ना बचपन में, उसने हमेशा ये समझाया है कि ऐसा करो कि मार ना पड़े। तो इसलिए बहुत रिसर्च करके, बहुत पुख्ता तरीके से करके सारी चीज को कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी गोली असर होता काफी पीरियड वाला बैकग्राउंड है सर। जी जी जी, नमस्कार सर। जी। एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल है। रिक्वेस्ट तो ये कि अभी बताया गया कि आप गाते हैं, तो कुछ गुनगुना सके सभी ऑडियंस के लिए, दैट वुड बी रियली नाइस। और प्रश्न ये है कि जो हम यहाँ सुन रहे हैं वार्तालाप से, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड एक्साइटेड टू रीड द बुक, लेकिन कि क्राइम बेस्ड है। अब आजकल का जैसा यूथ है, आई एम श्योर ये OTT पे भी हम देखते हैं, पर इसकी एक अलग अपनी तरीके की पुल होती है, जो रीडर्स होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टाइप की किताबें ग्लोरीफाई करती हैं क्राइम को? मैंने आपसे पहले ही कहा, कई बार कहा कि मैंने तय किया कि मैं अतीत तो नहीं लिखूंगा किताब, क्योंकि वो तो ग्लोरीफाई कर देगी उसको। जी जी उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा ना कि वो क्यों अपराधी बना। जी उसको एक बड़ा डॉन बनना था, जी, तो उसने एक बड़े डॉन को मार दिया और खुद बड़ा डॉन बन गया। क्लासिक चीज। उसको जिसने मारा, जिस लड़के ने, उसको भी बड़ा डॉन बनना था, तो उसने अपने से बड़े डॉन को मार दिया ताकि वो सबसे बड़ा डॉन बन जाए। तो ये थ्रस्ट है, तो क्राइम नहीं है। क्राइम तो सर ऐसा है कि नागपुर में एक लड़की का रेप हुआ, अदालत चल रही थी, सजा सुनाई जा रही थी, पूरी की पूरी बस्ती अदालत में घुस गई और उसने अंकु यादव को अदालत में मार दिया जज के साथ। कम से कम 400 लोग घुस गए अदालत। इंस्टेंट जस्टिस। सेकेंडरी, इलाहाबाद में, हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने रेप किया, चौथे दिन वो चारों के चारों मार दिए गए, जला भी दिए गए, सब कुछ कर दिया उसी स्पॉट पर। मुझे सच बताइए, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा? सबको अच्छा लगा, हर आदमी को अच्छा लगा। आज भी हर आदमी के मन में इस बात की टीस है कि निर्भया कांड में वो जो 16 साल का लड़का था, साला उसको सजा दी। सर ये हमारे अंदर का वो मसला है जो आपने सवाल मुझसे पूछा। हम सब चाहते हैं कि ऐसा, लेकिन इंस्टेंट जस्टिस सिर्फ कर्मा कर सकता है। बाकी कानून के मुताबिक, कानून बना ही इसलिए है कि एक निर्दोष बचे, लेकिन एक निर्दोष को बचाने के लिए जो कानून बना है, उस कानून का सारा फायदा दोषी उठाते हैं और निकलते हैं। हमें लगता है रेप लड़की 4 साल की बच्ची के साथ रेप, चौराहे में खड़ा करके गोली मार, ऐसा लगता है ना, वो ग्लोरीफाई करता है हमको, जो आप पूछ रहे हैं। That's why मैंने अतीत के कोल्ड ब्लडेडनेस, ब्रूटैलिटी उसको दिखाया, तो आपको लगेगा अरे ये बिल्कुल ठीक मारा गया। कायदे की बात की, मारा तो ठीक नहीं गया। कानूनी तौर पर देखें तो मारा तो ठीक नहीं गया। उसने 70 लोगों की हत्याएं की जो कागजों पे है, और ऐसे हत्या नहीं करता था। 5 किलोमीटर दौड़ा के गोली मार रहा है। जब हॉस्पिटल उसको ले गया तो डॉक्टर ने कहा ही इज ब्रॉट डेड। इंग्लिश नहीं जानता था, बोला इंग्लिश क्या बोल रहा है? बोले साहब ये मरे हुए लाए गए। उसने फिर एक कनपट्टी में गोली मारी, बोले अब बताओ इंग्लिश में क्या है? ब्रॉट डेड। ऐसे मारा। उसने अपने दूर के रिश्ते में बहन को ट्रक से कुचलवाया, और जब उसके भाई ने बताया कि साहब मर गए, तो फादर और ऐसे नहीं मारना है, उसको हाईवे पे इतनी बार कुचलवाओ कि पता न चले कि कुत्ता मरा कि इंसान मरा है। जो चंद्रगिरी का नाम मैंने लिया है, उसकी छोटी सी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके बेटे और उसके पति के दोनों अंगूठों में नंगे तार बांध के जनरेटर लगा के जनरेटर के करंट से उनको मारा गया। ये हालत है सर। आपको लगेगा कि यार इसका मरना ठीक था, बट इंस्टेंट जस्टिस आप नहीं कर सकते।
ये पैसेजेस है। So that's great. 50 Shades of Grey. एक प्रश्न मेरा भी है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मीडिया के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि मीडिया किस तरफ आज की डेट में झुका हुआ, क्योंकि आप एंकर रहे हैं बहुत सारी चीजों और आपके बोलने का विचारधारा और शैली भी वेरी अथॉरिटेटिव है। सर चलिए ऐसा बताता हूँ कि लखनऊ के मोहल्ला गंज में 3 बच्चों की डेथ हुई। बच्चे मतलब क्या बोलते हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं, डिप्थीरिया का इंजेक्शन इनको लग रहा है, न्यूबॉर्न बेबीज को। नहीं कुछ एक और शब्द है दिमाग से नहीं, इन्फेक्ट नहीं, न्यूबॉर्न बेबी बड़ा वो, लेकिन मेडिकल टर्म है। तो वो बच्चे बड़े 20 बीमार हुए 3 बार। उसको कवर करने वही पहुंच के बच्चों का मसला था, थोड़ी इमोशनल स्टोरी बनाने की कोशिश की। करते करते सब लोग आगे बढ़े तो लखनऊ का जो सीएमओ था वो टहलने जा रहा था, उसको 11 गोली मार के उसको मार दिया गया। अब मैं उस बच्चों की हत्या से उस सीएमओ की हत्या में पहुंचा, उससे आगे बढ़ा एक और सीएमओ मार दिया गया 1.5 महीने बाद, फिर जेल में मार दिया गया। हालांकि सीबीआई कहती कि मारा, उसने 12 जगह से अपनी जहां शरीर में आर्टरी विजिबल है हर जगह से काटी, फिर एक 12 इंच की बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा दी। सीबीआई कहती है कि वो आत्महत्या की है, वो मारा गया। आई एक्सपोज 10,000 crore स्कैम इन उत्तर प्रदेश, दैट इज नोन एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसमें 8 लोगों की हत्या हुई, 110 मंत्री और विधायक और ऑफिसर आईएएस ये सब जेल गए। देन मेरी सुपारी नेपाल में परवेश टांडा को दी गई। परवेश टांडा यानी वो परवेश टांडा जो आईएसआई के लिए नकली नोटों का काम करते थे। रॉ आईबी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि आपकी हत्या होगी और ट्रक से कुचल के मारे जाएंगे। तो मेरे जो एडिटर्स थे, राजदीप सरदेसाई, आशुतोष वगैरह, इन सब लोगों ने कहा आप कुछ दिन के लिए दिल्ली आ जाओ, छोड़ दो। मैंने कहा मुझे नहीं छोड़ना, मुझे नहीं छोड़ना। तब नहीं डरे, ये अतीक वाली किताब लिख रहे थे तो हर तरफ से फंसा हुआ हूं इसमें। केंद्र भी है, यूपी भी है, अतीक भी है, लॉरेंस भी है, सब लोग। मेरे घर वाले कहते हैं क्या करना है सब लिख के, पर लगता है कि आजकल तो 18 साल के बच्चे तू लगा ले तो लिपस्टिक को डांस कर रहे होते और मर जाते हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं था। मैं आऊं सर, मैं कभी डिले ही नहीं होगा, मैं कभी डिले ही नहीं होगा। ये सब करते हुए नहीं डरे और ये हो गया मेरा जर्नलिज्म। मेरा जर्नलिज्म वो है कि समाज एक नोट है और पत्रकारिता जो जर्नलिज्म है वो उसमें सिल्वर लाइन है। यही बताएगा कि समाज नकली है कि असली है। क्योंकि मैं पत्रकार बनने आया था, ना मैं सुधीर चौधरी बनने आया था, ना मैं रवीश कुमार बनने आया था। एक उठेगा मोदी को गाली देगा, एक उठेगा मोदी की तारीफ करेगा। अरे घर के सामने से कूड़ा उठ रहा है, इट्स नॉट अ न्यूज। घर के सामने से 20 दिन से कूड़ा बजा रहा है, इट्स अ न्यूज। आपको यही करने के लिए दिया गया था। आज की तारीख में आपका जवाब पहले दे चुका हूं कि आधे घंटे का चैनल 24 घंटे का चैनल बनता है और 24 घंटे का वो चैनल बाद में टीवी में केवल घंटा दिखाता है। ये और उससे बड़ी बात कि जो टीवी चैनल का कंपेयर है वो लखपति से अरबपति बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है सर, बिल्कुल बन जाता है। अदर एक और क्वेश्चन था, और वो इतने डेसिबल पर चीखता है कि केवल चिंगारों को सुनाई देता है। सच बताओ, उसको चिंगारों और कुत्ते ही सुन सकते हैं। वो इतनी जोर से बहुत अच्छी नजर आ रही है। I have a question. I couldn't understand whether books are written from a reporter's perspective or a writer's perspective. Sir, basically I'm a storyteller. As a newsman, I'm also a storyteller. Either it's an archer or a murder in UP. एक लड़की का मर्डर हुआ, मंत्री ने किया और एक दिन बाद वो मंत्री हटा और उसको मर्डर किया। तो मैं स्टोरी टेलर हूं, मैं हमेशा कहानी बताता हूं। छोटी सी बात, एक मच्छर है, एक मच्छर आपको काटता है, कुछ नहीं होता है। एक होता है मलेरिया होता है, टाइगर काटता है, डेंगू हो जाता है। इजिप्टाइन जब काटता है तो आपको फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया जब होता है जब आपका पैर फूल जाता है। लेकिन अगर आप जाग रहे हो मच्छर काट लेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, सो रहे हो काट लेगा तो फाइलेरिया हो जाएगा। अब इस पर घुसते आप जाइए तो आपको पता लगेगा कि अंडे मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग है जो दवा डालता है, और अंडे मरे नहीं और उससे बच्चे पैदा हो गए मच्छर के तो फॉगिंग करता है नगर निगम। अब इनके बीच में लड़ाई होती है कि पहले मुर्गी की अंडा, तुमने अंडे मार दिए होंगे तो मच्छर नहीं होगा, तुमने मच्छर मार दिए तो अंडे नहीं होंगे। इस लड़ाई में आगे
भी हम जाते हैं 140,000 करोड़ का तो देश में केवल मच्छर पर कारोबार है। आप ऑयल ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, उसके लिक्विड ले लीजिए, फॉगिंग ले लीजिए, मच्छरदानी ले लीजिए, इंस्टेंट मच्छर वो ले लीजिए, इससे जल्दी मरेगा, इससे फास्ट होगा। 40,000 करोड़ का कहां से शुरू हुए? मैं आपसे एक मच्छर से, एक मच्छर। और क्लासिक चीज, कोई मच्छर किसी को नहीं काटता, मच्छराइन काटती है। मैं यही बोलने वाला था। मैं केवल ये बात केवल आपको इसलिए बताई, ये बात केवल इसलिए आपको बताई। How much of it is factual and how much of it is fiction? It's totally factual. Only one character is fiction, but वो character जिसने उस पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया, 3 लोगों ने उन 3 कैरेक्टर को स्लाइस करके मैंने एक कैरेक्टर बनाया। So that is fiction, otherwise it is Everything is totally truth, but वो एक कैरेक्टर मैंने फिक्शन से बनाया, लेकिन वो 3 लोगों के कैरेक्टर को स्लाइस करके एक कैरेक्टर ड्रॉ मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं लीगल रिसर्च और टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। सर पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसी को मैं एक्सटेंड करके पूछना चाहता हूँ, जो बिल्कुल शुरू से मेरे दिमाग में चल रहा है। मुझे पता है ये रुचि रही है साहित्य में, और काशी 80 से हिंदी साहित्य में गाने की शुरुआत राजेंद्र जी के प्रयास से अपनी शुरू हुई। काशीनाथ सिंह ने लेकिन उनको संपादित किया था राजेंद्र यादव जी, बिल्कुल। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो OTT के माध्यम से हो, और अब यहाँ भी जो सवाल था मैं समझता हूँ उसको मैंने इस तरह से समझा कि जो पत्रकारिता है उसमें सच्चाई ज़्यादा मायने रखती है और साहित्य में दर्शन ज़्यादा मायने रखता है, और जिस साहित्य में दर्शन होता है वो लंबा चलता है, जैसा आपने तुलसीदास पर असर किया। तो मैं ये इसमें बस पूछना चाहता हूँ कि आपका जो साहित्य है भाषाई दृष्टि से, क्योंकि कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, बिल्कुल सही बात है, आपने दर्पण दिखाया है, चारों तरफ हमारे कान में गालियां गूंज रही हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दर्शन की दृष्टि से आप इसमें क्या देखते हैं जो कसारी मसारी आपका कथन है? सर फिलॉसफी ही बताई, अब फिलॉसफी ही बताई है। फिलॉसफी का मतलब ही 50 शेड्स ऑफ ग्रे है। फिलॉसफी का मतलब है विलेन हीरो विदिन विलेन, वो बताया है, फिलॉसफी ही बताइए। राजदरबारी श्रीराम शर्मा जी ने लिखी, साहित्यकारों ने उन्हें साहित्य में घुसने ही नहीं दिया। 20 साल बाद अचानक राजदरबारी उठती है और राजदरबारी हो जाती है, जबकि उन्होंने भी ट्रेलर लिखा। प्रभा खेतान जी, तो चलिए हम उसी मंच पर बैठे हुए, उन्होंने अपने समय का जो लिखना शुरू किया, उस समय के साहित्यकारों ने धसने नहीं दिया साहित्य, लेकिन उन्होंने लिखा। साहित्य सर गन्ने की फसल ही नहीं जो हर साल काटती है, चाहे वो ये हो साहित्य हो, दर्शन हो, जिसको भी आप कहते हो। ये बरगद का पेड़ है जो 100-200 साल लगा रहता है, किसी दिन ये कसारी मसाली का झूला वहां पड़ा होगा और कोई एक आदमी झूल रहा होगा। जैसे लोग प्रेमचंद जी की बड़ी मदद, प्रेमचंद जी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन प्रेमचंद जी से लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे, और वो पिछले वाले लोग ही नहीं बढ़ने देना चाह रहे। अरे जानने तो दीजिए आगे क्या होने जा रहा है सर। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, जो सबसे बड़े आलोचक थे, उन्होंने छायावाद का सबसे बड़ा नतीजन को सुमित्रानंदन पंत को माना एक काल में, लेकिन आज की तारीख में सुमित्रानंदन पंत का सूर्यकांत त्रिपाठी रहा सबसे ऊपर है। तो ये काल है सर, आप इसको पल्प फिक्शन बोल दें, इसको पल्प राइटिंग नहीं, आप इसको उठाएंगे कोट काकोरी बाप बेटे के रिश्ते की कहानी, काकोरी की हिस्ट्री बताने की कोशिश है। कसारी मसाली से क्राइम रियलिज्म, आप जानिए तो कैसे लोग परेशान किए जाते हैं समाज में, उसमें दर्शन ही छिपा है। जिंदगी का हिसाब किताब भाई करते समाज को नहीं होता, फिलॉसफी दर्शन वाला साहित्य लोग चाहते हैं कि पढ़ने ही ना पाए। हिंदी को बढ़ाना पड़ेगा, हिंदी की नए तरीके को समझाना पड़ेगा, और हर काल में ही होता है, इस काल में भी होगा। हिंदी बढ़े, बस आप लोग सुनते रहिए। हो जाएगा। अच्छा 20 दिन से थोड़ा सा बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं। ओके, मैं मिडले सुनाता हूँ।
सुना दो, चलेगा? आपको वो इंडिगो टाइम चल रहा है सही? अभी लैंडिंग हुआ सर। हाँ, कहते हैं ना इंडिगो टाइम। किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजीश से तुम ही सोचो क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जान की जिद ना करो, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, तू जो गई जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, तूने मेरे यार कभी नहीं जाना, इश्क तेरा मेरा रंजिशी से आज जाने की जिद ना करो, मेरी पहचान गैया खड़ा करते हैं। सर मेरा उद्देश्य तो आखिरी नहीं है, बनारस के किनारे उनकी गंगा में बहता हुआ चला जा रहा हूँ और वहां पे जब भगवान मुझसे पूछे शंकर जी कि क्या करोगे, बोले अगली बार मैं गरिमा मित्तल मेरठ के एहसास वुमेन और से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि मनोज राजन त्रिपाठी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज अपने अनुभव और विचारों से हमें प्रेरित किया। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यधिक प्रभावशाली और यादगार बना दिया है। हमारे वार्ताकार संचालक जैन को भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सत्र को संवादात्मक और विचारशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने में जिन सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर क्रिस्टी पैलेस तथा हिंदी प्रिंट मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और एवं वेस्टलैंड पब्लिशर्स के सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हुआ। अब मैं मिस्टर राजेंद्र अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आकर मनोज राजन त्रिपाठी जी और शशांक जैन जी को तमिलनाडु के पारंपरिक दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित करें। ये मेरे पास बहुत सारे हो गए और शेड्स वाला हो गए यार, ये शेड्स वाला और हमारी पत्नी दाव आ रही है, बट दिस इज नॉट ग्रेट। अंत में मैं सभी उपस्थित दर्शकों का कि आप लेखक से उनकी पुस्तक की एक प्रति लेकर उनका हस्ताक्षर प्राप्त करें और इस अद्वितीय अनुभव को अपने साथ लें।